नमस्कार साथियों दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो में बात करेंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंदर एक और नए नोटिफिकेशन के साथ, एक और नए जॉब की अपडेट के साथ। जैसा कि आपको बता दूं, आपका जो सीआरपीएफ है यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंदर 212 पदों पर फिर से एक और बार नोटिफिकेशन जारी करते हुए वैकेंसी निकाले गए। यानी कि इस बार आप फिर से एक और अपडेट के साथ है ये वीडियो। इसमें आपको बताया जाएगा नोटिफिकेशन, यानी कि अब कैंडिडेट्स के लिए एक और नई जॉब के लिए जो है एक और नया अपॉर्चुनिटी जिसे हम कहते हैं वो आ चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप बी एंड सी नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गैजेटेड और कॉम्बेटाइज्ड सिग्नल स्टाफ इन सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर, रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो टेक्निकल और सिविल एंड एएसआई। और एएसआई की भी पोस्ट है यहाँ पे, जिसमें टेक्निकल और ड्राफ्टमैन इन दोनों के लिए रहेगा। 2023 के ईयर के अंदर ये एक और नए नोटिफिकेशन के साथ वीडियो की शुरुआत। आपको इसी वीडियो में अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो हमारे पास पूरा नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। देखिए ये पूरा नोटिफिकेशन है, पूरा इस वीडियो के अंदर चर्चा होगी नोटिफिकेशन के बारे में, कौन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या रहेगी, काम क्या रहेगा, और साथ ही यहाँ पर कौन कौन सी क्वालिफिकेशन ज़रूरी है हमारे को पढ़ाई के लिए, कि आपकी क्वालिफिकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। और साथ ही इसमें ये भी बात करेंगे कि एग्ज़ाम अगर लिया जाता है इस जॉब के लिए तो वो एग्ज़ाम का स्केड्यूल क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, वो सारा कुछ डिस्कस होगा इस वीडियो के अंदर। आपको पूरा वीडियो बिल्कुल निश्चित होकर अच्छे से देखना है। अब देखिए इसमें क्या है, डायरेक्टोरेट जनरल सीआरपीएफ ईस्ट ब्लॉक 7 लेवल 4 सेक्टर 1 आर के पुरम न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, वेबसाइट भी आपको दिख रही है। इसी वेबसाइट पर जैसे कि आपको दिखाऊं तो इसी वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन पूरा का पूरा है। अब इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है कि ग्रुप बी और सी दोनों के लिए रहेगी ये, जिसमें नॉन गैजेटेड वाले होंगे और नॉन मिनिस्ट्रियल वाले होंगे। इसमें गैजेटेड पोस्ट नहीं है। साथ में क्या बोला गया है इसमें, जो कि सब इंस्पेक्टर की रहेगी। जो सब इंस्पेक्टर किस किस चीज़ में हो सकता है, एक तो रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो, टेक्निकल और सिविल, इन सब के अंदर हो सकता है। एएसआई की पोस्ट टेक्निकल और ड्राफ्ट मैन में रहेगी। अब यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन अगर ऑनलाइन फॉर्म की बताऊँ तो 1 मई से फॉर्म भरना चालू हो रहा है। 1 मई से फॉर्म भरा जाएगा, 21 मई तक फॉर्म भरा जाएगा। तो पूरे 3 वीक्स यानी कि आपको पूरा 3 हफ्ता यानी कि 21 डेज यहाँ पे मिलेंगे। एडमिट कार्ड जो है वो आपका 13 जून टू टिल डेट ऑफ एग्ज़ाम, 13 जून से आने शुरू हो जाएंगे एडमिट कार्ड। एग्ज़ाम के देखेंगे तो इसके 13 जून से एडमिट कार्ड आने वाले हैं, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ये एग्ज़ाम कंप्यूटर पे लिया जाएगा आपका, ये ओएमआर शीट वाला एग्ज़ाम नहीं है, ये कंप्यूटर वाला एग्ज़ाम है। और ये हमें कहा जा रहा है कि ये 24 से 25 जून के बीच में एग्ज़ाम हो सकता है, यानी कि या तो 24 जून या फिर 25 जून पे ये एग्ज़ाम होगा। गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव अ वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस। अब देखिए जेंडर को बैलेंस करते हुए वुमेन कैंडिडेट को भी यहाँ पे एनकरेज करे जा रहा है, उनको भी उत्साह दिया जा रहा है कि वो फॉर्म भरें। अब यहाँ पे क्या है, जो ये एग्ज़ाम है इसके लिए जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं वो अगर चाहें तो वो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, अगर उनकी एलिजिबिलिटी फुलफिल होती है तो। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगा विल कंसिस्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन रहेगा जो कि सीबीटी मोड कंप्यूटर एग्जाम बोर्ड में रहेगा। आपको नहीं पता कंप्यूटर एग्जाम कैसे देते हैं तो आप एक जो वीडियो है उसको देख के समझ सकते हैं कि कंप्यूटर एग्जाम होता कैसे है, उसमें अपने सब डिस्कस किया है A to Z। साथ ही यहाँ पे बोला गया है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी और पीईटी होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट, ये सारा प्रोसेस होता है जो कि इस जॉब के लिए रहेगा। और एप्लीकेशन जो है विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ये कैंडिडेट को ध्यान रखना है। और एक ही फॉर्म भरना है, ये भी चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। अब रिटर्न एग्जाम होगा वो सीबीटी में रहेगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें आपकी हाइट, वेट और सारा कुछ चेक किया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका आई साइट कितना है, आप कितना दूर का पास का देख सकते हैं, और आपके कोई डिसीज़ तो नहीं है हार्ट से रिलेटेड या फिर कोई दूसरे डिसीज़ तो नहीं है, और भी बाकी सारे चीज़ें चेक करे जाएंगे जो भी मेडिकल से रिलेटेड है, जो कि रिटर्न एग्ज़ाम के बाद होते हैं।
अब वैकेंसी जो है ऑल इंडिया बेस पर फिल करे जाएंगे, मतलब कि पूरे ऑल इंडिया लेवल के कैंडिडेट को देखकर ये वैकेंसी फिल करके जॉब दिए जाने वाले हैं। फाइनल रिजल्ट जो रहेगा वो सीआरपीएफ डिसाइड करके अपलोड करेगा अपने वेबसाइट पर कि परफॉर्मेंस कैसा रहा कैंडिडेट का रिटन एग्ज़ाम में, और जो क्वालिफाई कर गए हैं पीएचटी के लिए, और फिर उसके बाद आपका डीवी और उसके बाद मेडिकल, ये सारे एग्ज़ाम्स होने हैं। जो कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे सीबीटी वाले को, तो उन्हीं का जो है आगे चल के पीएचटी का होगा, और उसके आगे इस तरीके से प्रोसेस रहेगा। कैंडिडेट शुड ब्रिंग 2 कलर्ड, अब देखिए 2 कलर प्रिंट आउट एडमिट कार्ड आपको रखने हैं उस समय पे जब एग्जाम होने वाला है। मतलब कि एक एडमिट कार्ड जो आपको मिला ऑनलाइन ई एडमिट कार्ड, उसका प्रिंट आउट 2 लेने होंगे, वो आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी एग्ज़ाम देते समय। और 1 कॉपी, एक एडमिट कार्ड की कॉपी जो है आपको एग्जामिनेशन सेंटर में ही देकर आ जानी है, और एक कॉपी आप अपने साथ वापस ले आएंगे, इसीलिए 2 कॉपी यहाँ पे रखने को बोला गया है एडमिट कार्ड की। पे स्केल की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो द पोस्ट कैरीज फॉलोइंग पे स्केल एज पर 7th CPC, यानी कि आपका 7th पे स्केल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा है उसके हिसाब से रहेगा। अब यहाँ पे पोस्ट की बात करूँ तो एक आपका सब इंस्पेक्टर जो कि रेडियो ऑपरेटर में, सब इंस्पेक्टर जो कि क्रिप्टो में रहेगा, सब इंस्पेक्टर टेक्निकल में, सब इंस्पेक्टर सिविल, जिसमें मेल कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो आपका एएसआई जिसे हम बोलते हैं ड्राफ्ट्समैन में रहेगा। ये देखिए यहाँ पे कुछ पोस्ट तो हैं ग्रुप बी की, और कुछ पोस्ट जो है ग्रुप सी की। टोटल 6 पोस्ट पर जॉब रहेगी। पे लेवल जो है 6 यहाँ पे बोला गया है, किसी में 5 भी बोला गया है। आप देखेंगे तो यहाँ पे 35,400 मंथली जो है आपका सैलरी रहेगा, और उससे लेके 1,12,400 के बीच में ये सैलरी रह सकता है। इसके बीच में कोई भी सैलरी आपकी हो सकती है, वो आपके काम पर, पोस्ट पर, एक्सपीरियंस पर आगे चल के वो डिपेंड करती रहेगी समय समय पर। अब यहाँ पे क्या बोला गया था, पोस्ट विल कैरी डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, आपको घर का किराया देने का भी यहाँ पे मौका मिलेगा कि आपको किराया नहीं देना, ट्रांसपोर्ट मिलेंगे इधर से उधर जाने के लिए, और साथ में राशन जो होता है उसका पैसा मिलेगा, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेंगे, फ्री एकोमोडेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ होते हैं, फ्री लीव पास वंस इन अ ईयर, ड्यूरिंग लीव के दौरान आपको 1 साल में पूरा एक जो पास मिलता है, एंड अदर अलाउंस एज एडमिसेबल इन, जो भी बाकी सारी चीज़ें अलाउड की जाती हैं वहाँ पे काम करने वाले को सीआरपीएफ के अंदर, वो भी समय के समय पे मिलते रहेंगे। वैकेंसीज़ में बोला गया है, आप अगर देखेंगे यहाँ पे वैकेंसी किस तरीके से है, कैटेगरी वाइज करूँगा अगर मैं बात, तो सब इंस्पेक्टर जो कि रेडियो ऑपरेटर में रहेगा तो उसमें यूआर कैटेगरी में 8 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 2, ओबीसी में 5, एससी, और इस तरीके से टोटल देखेंगे तो सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई आरओ के अंदर 19 है। सेम इसी तरीके से एसआई क्रिप्टो के अंदर 7 है। और टोटल अगर हम यहाँ पे बात करें तो एएसआई टेक्निकल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 146 वैकेंसी टोटल है इसके अंदर। और अगर सारे पोस्ट का करें तो यहाँ पे 212 वैकेंसी टोटल रहेंगे। 10% वैकेंसी जो है टोटल में से वो फिक्स है कि वो, यानी कि आप समझिए कि यहाँ पर 21 से लेके 22 कैंडिडेट्स ऐसे रहेंगे इस वैकेंसी में से, जो कि वो रहेंगे जिनको एक्स सर्विसमैन जो पहले से काम कर रहे थे, इट इज़ सूटेबल, उन कैंडिडेट को जो पहले से वहाँ पे काम कर रहे हैं किसी ना किसी पोस्ट पर, तो उनको ये सीट्स जो है वहाँ पे मिल जाएंगी इसी जॉब के अंदर। रिजर्वेशन की बात करूंगा अगर, तो रिजर्वेशन एससी एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन के लिए रहेगा सिर्फ, पर एक्सटेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से रहेगा। अब नेशनैलिटी की बात कर लेते हैं। इंडियन होना आपका ज़रूरी है इसके लिए, और नेपाल भूटान से अगर कोई कैंडिडेट है तो उनको बोला जा रहा है कि अगर वो इंडिया शिफ्ट हो गए थे 1 जनवरी 1962 से पहले परमानेंटली, तो वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, यानी कि उनके आगे के जो जनरेशन होंगे उनमें से कोई एग्ज़ाम दे सकता है। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैव, ऐसे कोई पर्सन जो इंडियन ओरिजिन से हैं और हैव मिग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान और बुर्मा, श्रीलंका और बाकी आपके ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, और इस तरीके से लिखे हुए हैं, तो आप चेक कर लेंगे इनमें से। और आप ये सारे यहाँ इस जगहों के लोग अगर परमानेंटली सेटल हो गए हैं इंडिया के अंदर, तो वो लोग भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि दूसरे कंट्री के भी लोग यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनका शर्त ये है, रूल्स ये हैं कि वो परमानेंटली रह रहे हैं अब इंडिया में और शिफ्ट हो गए हैं, तो ये रूल्स रहेंगे।
अब एज की बात कर लेता हूँ, तो एज यहाँ पे बोली गई है आपकी सब इंस्पेक्टर, चाहे वो किसी भी ब्रांच में रहे, आरओ में, क्रिप्टो में, टेक्निकल में, तो उसकी उम्र जो है वो 30 साल से कम होनी चाहिए। 21 मई से पहले पहले अगर कोई कैंडिडेट 21 मई को मान लीजिए हो रहा है 30 ईयर का या उससे पहले हो जा रहा है तो भी ठीक है, लेकिन 22 मई को अगर वो 30 ईयर का हो रहा है, 30 ईयर का अगर वो पहले ही हो जा रहा है, जैसे कि आप देखेंगे कि वो अगर इसकी इस डेट के बीच में जो फॉर्म की डेट है उसके बीच में अगर 30 ईयर का हो रहा है या अभी तक हो चुका है तो वो इस फॉर्म को ना भरे, यानी कि उसका 30 ईयर से लेस होना जरूरी है। अब यहाँ पे बोला गया कैंडिडेट शुड नॉट बोर्न बिफोर, आपको इससे पहले का बर्थ नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका 22 मई 1993 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। 1993 में जो है 22 मई से पहले का जन्म ना हो, उसके बाद का होगा तो कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। आपके यहाँ पे लिखिए 21 से 30 एज लिखिए एसआई के लिए, और साथ ही यहाँ पे एएसआई के लिए भी यहाँ पे लिखी हुई है 18 से 25 ईयर के बीच के कैंडिडेट एएसआई के फॉर्म भर सकते हैं एएसआई पोस्ट के लिए। कैंडिडेट के अगर मन में डाउट है कि क्या दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकता है कोई एक कैंडिडेट, भर सकता है अगर वो एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहा है तो। अब मेन डाउट ये है कि दोनों पोस्ट के लिए अलग से फॉर्म भरा जाएगा या एक ही फॉर्म में दोनों पोस्ट को सिलेक्ट किया जाएगा, इसके रिलेटेड बात इसी नोटिफिकेशन में आगे होगी। अब देखिए आपको SC ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, ओबीसी में 3 ईयर का है, और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है कब तक के लिए रहेगा। तो ये रिजर्वेशन, आपको रिजर्वेशन है, छूट मिलेगी अपने उम्र के अंदर, अगर आपकी उम्र वो कंप्लीट हो गई है तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे इस तरीके से। अब ये तो हमने बात कर ली, एज की बात कर ली है, साथ में हमने ये भी बात कर लिया कि CBT एग्ज़ाम होगा। अब इसके आगे अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही हम डिस्कस करते हैं मेनली नोटिफिकेशन के अंदर। बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। अब इसमें क्या है, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट के फॉर्मेट होंगे, जैसे कि SC ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट के अलग फॉर्मेट होते हैं फॉर्म के, रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज, और बाकी दूसरे कैंडिडेट के अलग फॉर्मेट होते हैं। तो उनको अपने हिसाब से फॉर्म को, अपने फॉर्मेट वाले फॉर्म को जो है फिल करना होगा, जमा करना होगा फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ही, और वो एक्सेप्ट नहीं होगा एप्लीकेशन अगर आप इस फॉर्मेट में नहीं करके डालेंगे तो। शायद कैंडिडेट को समझ आ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब मैं इसके आगे बढ़ूंगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जान लीजिए, अगर आप सब इंस्पेक्टर आरओ के लिए अप्लाई करेंगे तो बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से। आपने उसके अंदर कम से कम मैथमेटिक्स, फिजिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस में से कोई भी एक सब्जेक्ट करा हुआ है, तो या तो फिजिक्स हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके बैचलर डिग्री के कोर्स के दौरान, कभी भी किसी भी सेमेस्टर में हो सकता है वो। सेम इसी तरीके से सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो में भी यही रखा गया है, जिसमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों बोले गए हैं होने चाहिए आपके सब्जेक्ट के अंदर। सेम जो आपका सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए है उसमें BE BTech और इक्विवेलेंट या फिर उसके अलावा जो डिग्री किसी इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भी चल जाएगी। कंप्यूटर साइंस जो है मेन सब्जेक्ट वहाँ पे होना चाहिए। तो ये आपके हैं कुछ, अगर देखेंगे तो सब इंस्पेक्टर सिविल में जो है मेल कैंडिडेट को सिर्फ लिया जा रहा है, ये बात आपको याद रखनी है। उनके लिए भी रूल्स लिखे हुए हैं, इंटरमीडिएट होना चाहिए उनका विद 3 ईयर डिप्लोमा, 3 साल का डिप्लोमा के साथ सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए बोला जा रहा के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि उसका 10th पास होना जरूरी है किसी भी बोर्ड से, CBSE ICSE बोर्ड हो, कोई स्टेट बोर्ड हो, कोई सा भी हो सकता है, और साथ में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या कंप्यूटर्स के अंदर। या फिर अगर उस कैंडिडेट ने BSc डिग्री करी है, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथमेटिक्स में हो, विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी बात कर लिए। हर पोस्ट वाइज अलग क्वालिफिकेशन है, अगर आप देखेंगे पढ़ाई के हिसाब से तो अलग क्वालिफिकेशन है। अप्लाई कैसे करेगा कैंडिडेट, तो उसको सबसे पहले ऑनलाइन मोड में वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाके कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ट्रेड प्रोवाइडेड बाय दे फुलफिल। अब देखिए एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो आपको सिर्फ 21 डेज के लिए रहेगा। देखिए आवर भी लिख दिए गए हैं कि कितने आवर के लिए रहेगा। अब एक और चीज़ बोला गया है कि कैंडिडेट CRPF कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि कैंडिडेट का सबमिट नहीं हुआ है फॉर्म, अगर लास्ट डेट आ गई और कैंडिडेट नहीं फिल सबमिट कर पा रहा फॉर्म, तो इसमें CRPF कुछ नहीं कर सकता, आपको पहले ही फॉर्म भर देना है डेट से पहले, ये बोला गया है।
एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेता हूँ कि एप्लीकेशन फ़ीस जो है 200 रुपीज़ पे करने हैं सब इंस्पेक्टर ग्रुप बी के लिए, और 100 रुपीज़ ASI के लिए पोस्ट के लिए जो है सबमिट करने हैं मेल कैंडिडेट को, फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल EWS एंड OBC ओनली, कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज आर एक्सेप्टेड। मतलब कि जितनी भी महिलाएं, जितनी भी औरतें, जितने भी आपके गर्ल्स इस फॉर्म को भरने वाले हैं उनको 1 भी रुपये पे नहीं करने, बिल्कुल भी नहीं करने, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। हालांकि मेल कैंडिडेट में भी आप SC ST वाले हैं तो नहीं करेंगे बिल्कुल पे, उसके अलावा कोई भी कैटेगरी है OBC जनरल EWS तो आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे पैसे, जो कि 200 रुपीज़ रहेंगे। फ़ी कैन बी पेड ऑनलाइन पे करी जाएगी, जो कि भीम UPI, नेट बैंकिंग और वीज़ा और मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो और रुपए क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए करी जा सकेगी। अब सेंटर बता देता हूँ आपको, सेंटर और सिटी के बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होगा। मेनली याद रखिए, आपको फॉर्म भरते समय 3 सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा, 3 सेंटर को आप चूज़ करेंगे। वो सेंटर किस किस में से हो सकते हैं, तो आंध्र प्रदेश के जो है शिवमोगा से हो सकता है, त्रिपुरा, और आप देखेंगे यहाँ पे अनंतपुर, चित्तूर, गुंटूर और कुर्नूल, नेलोर, और इस तरीके से जगहों के नाम लिखे हैं, ये सिटीज़ हैं, यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। तिरुपति, विजयवाड़ा और यहाँ पे विशाखापट्टनम, ये जगहों के नाम हैं। आपको इसी तरीके से मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आंध्र प्रदेश जो लिखा हुआ है इसके नीचे हम देख रहे हैं, तो ये जगहें हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। सेम इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश के भी लिखे हुए हैं यहाँ पे जगहों के नाम, असम में भी लिखा हुआ है, और अंडमान निकोबार और बिहार के अंदर भी यहाँ पे लिखा है पटना, रोहतास, और ये 4 सिटी हैं। अब ये मत समझिएगा कि सिर्फ 4 जगहों पे, सिर्फ 4 बिल्डिंग्स के अंदर ही या 4 जगहों पे जाके ही हमें सिर्फ एग्ज़ाम देने हैं, ऐसा नहीं है। ये सिटीज़ के नाम हैं, इसमें और सेंटर्स हो सकते हैं। ये सिटीज़ हैं, इन सिटीज़ के अंदर एग्ज़ाम होगा बिहार के। एक्चुअल जो वेन्यू होता है कि एक्चुअल में पूरा प्रॉपर एड्रेस कि कहाँ एग्ज़ाम होने वाला है, वो सिर्फ एडमिट कार्ड पर ही आता है, लेकिन वो होगा इसी सिटी के अंदर, इससे बाहर नहीं होने वाला है। यहाँ पे चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली सिटी के अंदर होगा, गोवा में पणजी में होगा, गुजरात, और बहुत सारे यहाँ पे स्टेट लिखे हुए हैं, पूरा लिस्ट है आपके सामने। इस तरीके से हर स्टेट में ये एग्ज़ाम हो रहा है। फिल करते समय आपको चॉइस सिलेक्ट करनी है और कोई भी गलती नहीं करनी। दोबारा फॉर्म में आप दोबारा कोई करेक्शन नहीं करते हैं, आपको कोई चेंज करने को नहीं दिया जाता है सिटी के अंदर, एक बार जब आपने चुन ली तो। स्कीम एग्जामिनेशन की आपको बता दी गई है भाई, रिटर्न एग्जाम होगा CBT मोड में, कंप्यूटर एग्जामिनेशन, साथ में उसके बाद फिजिकल टेस्ट होंगे, डॉक्यूमेंट देखा जाएंगे, जो भी कागज़ आपने फॉर्म अभी भरते समय जमा करे हैं वो सारे, उसके बाद मेडिकल टेस्ट हो जाएगा फाइनली, और उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि फॉर SI के लिए आपको बता देता हूँ, SI की पोस्ट के लिए जो कि रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो और साथ में टेक्निकल के लिए जो है, उसमें 1 पेपर, एक ही पेपर लिया जाएगा जो कि 200 मार्क्स का होगा। 2 मार्क्स हर 2 नंबर हर क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। 2 घंटे का पेपर रहेगा, 2 पार्ट रहेंगे सेम पेपर के अंदर। पार्ट 1 जो होगा 100 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, और जनरल इंग्लिश जो कि ग्रामर का पार्ट रहेगा। इसमें आपको 20, 20 और 10 इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो उसके डबल कर दीजिए तो वो आपके मार्क्स आ जाएंगे। सेम इसी तरीके से बोला गया है, पार्ट 2 जो रहेगा वो भी 100 मार्क्स का रहेगा, उसमें भी 2 मार्क्स के हर क्वेश्चन रहेंगे। ये सेम पेपर सेम पोस्ट के लिए बात हो रही है। पेपर 2 पार्ट 2 हैं, सेकंड पार्ट जो होगा वो उसके अंदर पार्ट A और पार्ट B नाम से सेक्शन बनाए गए होंगे। उसमें क्या होगा, क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के हिसाब से रहेंगे, और ग्रेजुएट स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस से रहेंगे पार्ट B में। अब देखिए, आपने देखा होगा, हमने ऊपर बात करी कि भाई जिस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इसीलिए और एग्जाम में भी वही चीज़ पूछी जाएगी जिस हिसाब से क्वालिफिकेशन रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे तो 30 और 20 रहेंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन हमने बताया था आपको, वही रहेगा। अब क्रिप्टो के लिए अलग सिलेबस है और टेक्निकल के लिए अलग सिलेबस है। फॉर SI सिविल के लिए जिसमें मेल कैंडिडेट को एग्जाम देना है, उसको प्रोफेशनल नॉलेज रखनी है रिलेटेड टू सिलेबस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सिलेबस की, और साथ में जनरल अवेयरनेस की नॉलेज भी रखनी है उसे, ये चीज़ भी पढ़नी है। साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ्स पढ़नी है जो कि 12th लेवल की रहेगी।
तो ये पोस्ट वाइज अब देखिए यहाँ पे एएसआई की पोस्ट के लिए भी एक ही एग्जाम होगा जो कि 100 नंबर का होगा। हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का आने वाला है। 2 घंटे का पेपर रहेगा। पहले घंटे में आपको 60 मिनट के अंदर मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और जनरल नॉलेज करनी होगी और अवेयरनेस, ये सारा 10th लेवल का रहेगा। साथ में यहाँ पर पार्ट 2 जो रहेगा उसमें आपका डिप्लोमा से रिलेटेड सारा पूछा जा सकता है। और लगाए मतलब या तो आपको पहला ये वाला करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, या फिर सेकंड वाला, या फिर थर्ड वाला, इनमें से कोई भी एक चीज़ करनी है आपको प्रिपेयर। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर आप देख लेंगे क्या सब्जेक्ट मांगा गया है, उस हिसाब से आपको उस सिलेबस को प्रिपेयर करना है, यानी कि तैयार करना है। कट ऑफ मार्क्स की बात कर लेता हूँ पोस्ट के लिए। एसआई, रेडियो ऑपरेटर और बाकी जितने भी एसआई की पोस्ट के लिए कट ऑफ है, जनरल और एक्स सर्विसमैन के लिए 45% रखी गई है हर पेपर में। हर पेपर में बोला गया ईच पेपर आप देखेंगे तो एक पेपर था और उसके पार्ट 2 थे, तो हर पेपर में आपको लाने हैं। सेम ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी में 40% मार्क्स, यहाँ पे 5% का छूट दी गई है कैंडिडेट को। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। 2 नंबर का पेपर है तो 1/4 मार्क्स यानी कि 0.50 मार्क्स काटा जाएगा हर गलत आंसर पे। मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यू में रहेंगे। क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। और डेट और सेंटर जो है आपको वो आपके एडमिट कार्ड के जरिए पता लग पाएगी आपको। जब भी वो एडमिट कार्ड आएगा, हमने आपको बताया भी कि 13 जून को एडमिट कार्ड आने वाला है। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर री एवोल्यूशन, यहाँ पे कोई री एवोल्यूशन वाले केस नहीं है। दोबारा चेकिंग नहीं होगी, जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल रहेगा आपके इस एग्ज़ाम का। इंडिकेटिव सिलेबस की बात कर लेता हूँ। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस ये रखा गया है पूरा, आप देखेंगे यहाँ पे स्पेशल और ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी और ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारा यहाँ पे सिलेबस, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, एनालॉगी और भी बहुत सारा कुछ, नंबर सीरीज, वेन डायग्राम, ड्राइंग, ये सारा कुछ आपका सिलेबस है। जनरल नॉलेज का भी यहाँ पे सिलेबस पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ ही यहाँ पे जनरल इंग्लिश का भी सिलेबस लिखा है। क्वेश्चन विल बी ऑन जनरल इंग्लिश में जो आपकी ग्रामर होती है उससे रिलेटेड रहेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या बोला गया है? फिजिकल स्टैंडर्ड में ये बोला है, आप अगर देखेंगे तो एसआई पोस्ट और एएसआई के लिए दोनों के लिए सेम रखा गया है, जिसमें हाइट बोली गई है कैंडिडेट की, अगर वो जनरल है या फिर एससी और ओबीसी से है तो उसको 170 सेंटीमीटर का होना जरूरी है मेल कैंडिडेट को। अब देखिए ये पहले इसलिए बता दिया जाता है, अपनी हाइट और सब कुछ पहले चेक कर ले कैंडिडेट, कि अगर वो इसमें नहीं आ रहा तो वो फॉर्म ना भरे, क्योंकि बाद में रिजेक्शन हो जाएगा। फीमेल में भी लिखा हुआ है हाइट, चेस्ट में भी यही लिखा है कि मेल कैंडिडेट की हाइट चेस्ट की इतनी होनी चाहिए। फीमेल का नहीं देखा जाता, यहाँ पे चेस्ट का कोई भी नहीं होता है इशू। साथ ही यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है हाइट के अंदर अगर हम देखें, जो कि एसटी कैटेगरी और बाकी आपका जो दिया गया है रिलैक्सेशन, देखिए अगर एससी कैटेगरी और बाकी लोगों को दिया गया है, आप रिलैक्सेशन वाइज देख सकते हैं उनकी हाइट और चेस्ट साइज में भी यहाँ पे फर्क रखा गया है। आप देखिए हाइट में किस किस को रिलैक्सेशन मिलेगा, कैटेगरी भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि गरवालीज, जो गरवालीज होते हैं, गोर खास होते हैं, और डोगराज होते हैं, और मराठास और बाकी सारों के लिए लिखा है जो कैंडिडेट अरुणाचल प्रदेश और इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनको खासकर इसमें छूट मिल जाती है। यहाँ पे वेट की आपको बता देता हूँ। वेट यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाएगा, हाइट और एज पे डिपेंड करेगा आपका वेट कितना होना चाहिए। एक अगर जनरल की बात करें यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे एसआई और एएसआई दोनों की पोस्ट के लिए आपको बोला गया है डू नॉट कैरी एनी मार्क्स एंड इट इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। पीएचटी आपको पीएचटी की बात हो गई है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब एफिशिएंसी टेस्ट में आपको कैंडिडेट को दोनों को ही मेल फीमेल को रेस करनी होगी 1.6 किलोमीटर्स की, साथ में लॉन्ग जंप, हाई जंप और ये सारा कुछ रहेगा। स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्या कंडीशंस है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे उन लोगों के लिए क्या क्या कंडीशन रखी गई हैं जो पहले से काम कर रहे हैं किसी पोस्ट पर, आर्म्ड फोर्सेस और बाकी फोर्सेस के अंदर, तो उनके लिए क्या क्या रूल्स हैं और उनको क्या क्या छूट है वो यहाँ पर लिखी हुई है, तो वो आप देख पाएंगे। अब इसके आगे बात करता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये पीएचटी एग्ज़ाम फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई रिटर्न एग्जामिनेशन, जो रिटर्न और पीएचडी एग्जाम को पास कर लेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और लास्ट स्टेज आपका जो है वो उसके बाद जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप कराएंगे तो उसमें आपकी फ़ोटो, आईडी प्रूफ, बाकी जो भी इनमें से आप अपलोड करने वाले हैं वो चेक किया जाएगा।
आपको अपने 10वीं का सर्टिफिकेट और बाकी सारा कुछ सबमिट करना है यहाँ पे। एक्स सर्विस मैन को भी बोला गया है कि भाई उनके लिए क्या क्या अंडरटेकिंग उनको देना पड़ता है, अंडरटेकिंग कि वो भाई प्रूफ देना पड़ता है कि एक्स सर्विस मैन का, तो वो प्रूफ रहता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट बात करूंगा मैं यहाँ पे डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन की डिटेल है कि कैसे होने वाला है मेडिकल एग्जामिनेशन, उससे रिलेटेड आप देखेंगे तो मेडिकल एग्जाम में लिखा हुआ है कि आई बेटर, बेटर आई कब मानी जाएगी और वॉर्स आई कब मानी जाएगी। मतलब कि आई जो आपका देखने का विजन होता है उसमें कुछ नंबर्स होते हैं जैसे कि 6/6, 6/9, तो वो सब देख के आपको पता लगाया जाएगा कि आपको क्लियरली दिखता है या नहीं दिखता है, और दिखता है तो किस लेवल का दिखता है वो सब आपको देखा जाएगा। ये मेडिकल स्टैंडर्ड में देखा जाता है। टैटू के बारे में भी बोला गया है, टैटू विल बी अलाउड एज पर फॉलोइंग स्टिपुलेशन ओनली। टैटूज डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल और फिगर्स एंड द नेम्स एज फॉलोड इन इंडियन आर्मी आर परमिटेड। अब देखिए टैटू में भी आपको बोला गया है अगर वो किसी रिलीजियस को सिंबल बना दिखाते हैं, फिगर्स या किसी का नाम और ऐसा कुछ होता है, तो वो इंडियन आर्मी के हिसाब से अगर फॉलो कर रहे हैं वो रूल्स, तो वहाँ पे वो चीज़ चल जाएगी, नहीं तो वो नहीं चलेगी। उसके अलावा कोई ऐसा फालतू का टैटू होना नहीं चाहिए। लोकेशन भी लिखी हुई है, साइज लिखा हुआ है, साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ अ पार्टिकुलर पार्ट। जैसे कि एल्बो और हैंड पर, बॉडी के हैंड पर अगर आपने जो है टैटू बनवा रखा है तो उसके लिए साइज लिखा हुआ है। और एडमिशन टू द टेस्ट, अब टेस्ट में एडमिशन कैसे होगा वो हमने बात करी है अभी। आपको रोल नंबर इशू किया जाता है एडमिट कार्ड पर ही, तो ये वो सारा कुछ है। मोड ऑफ सिलेक्शन की भी बात हुई है यहाँ पे। रिवोल्यूशन, अब देखिए एक से ज़्यादा कैंडिडेट के सेम मार्क्स आते हैं तो जो डेट ऑफ बर्थ वाइज बड़ा होता है उसको ऊपर रखा जाता है, नहीं तो जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर जिसके नाम के हिसाब से पहले आ रहा है उसको जो है यहाँ पे मेरिट में ऊपर रखेंगे। मेरिट मतलब लिस्ट के अंदर जो लिस्ट आपकी बनेगी नाम के हिसाब से, रिजल्ट के हिसाब से, उसमें उस कैंडिडेट को ऊपर रखेंगे जो एज वाइज बड़ा है, या फिर उसके जो नाम है उसके स्पेलिंग में अगर देखें तो अल्फ़ाबेटिकली जो बड़ा होगा, जो पहले आ रहा होगा उसको रखा जाएगा। एक्शन क्या क्या हो सकता है कैंडिडेट के खिलाफ अगर वो भाई वो कोई भी ऐसे कंडीशंस को क्रिएट कर रहा है जो कि एग्ज़ाम के प्रोसेस के विरुद्ध हैं, यानी कि एग्ज़ाम के प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे, तो उसमें भी बहुत सारे एक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सजाएं हैं, आप देखेंगे यहाँ पे ये आपको जो है कुछ एक्शन जो होते हैं वो 2 ईयर, 3 ईयर, 7 ईयर इस तरीके से रहता है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहेंगे कैंडिडेट के लिए कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, वो सारा कुछ यहाँ पे होगा। ये 4-5 पॉइंट है, इसके अंदर वो सारा लिखा हुआ है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रो द फॉलोइंग वेरी केयरफुली। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला गया है जो पर्सन विद बेंच मार्क या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट है उनको ये फॉर्म नहीं भरना है, यानी कि वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो एलिजिबल ही नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो टेबल में पॉइंट बनाए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। अप्लाई करने का सिंपल प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन करना है वेबसाइट पे, फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फाइनली उसके बाद प्रिंट लेके उन पूरे डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करे उसके बाद फॉर्म भर के फीस पेमेंट करके सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट लेना, बस यही प्रोसेस होता है और फाइनली फॉर्म भर जाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन का होगा, सेकंड फॉर्म को भर के कंप्लीट करना होता है। लास्ट में यहाँ पे कहीं आपको देखिए यहाँ पे फोटो और फोटो का साइन क्या रखा गया है। अब फोटो का अगर देखें हम यहाँ पे तो 50 से लेके 100 KB के बीच में साइज रहेगा, JPG या JPEG फॉर्मेट हो सकता है। एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद फीस पेमेंट के बाद कुछ भी रिफंड नहीं होता है और फाइनली विड्रॉ भी नहीं होता है फॉर्म से। अब फॉर्मेट की बात करूंगा मैं अगर यहाँ पे तो डिफेंस पर्सोनल्स यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो पहले से सर्विंग यानी कि कुछ ना कुछ सर्विस कर रहे हैं डिफेंस के अंदर, तो उनके लिए फॉर्म है, उनको ये फॉर्म लगाना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। फॉर्म के अंदर ही एप्लीकेशन फॉर्म में ही अगर वो ESM के अंदर आते हैं, साथ ही
ईएसएम वालों के लिए अलग है। देखिए जो डिफेंस पर्सोनल्स हैं वो अलग होंगे, और ईएसएम यानी कि आर्म्ड फोर्सेस वाले अलग होंगे, तो उनके लिए ये वाला रहेगा। ये वाला फॉर्मेट है उनका, जहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे, यहाँ पर प्लेस डाला जाएगा, और कौन से जगह पर और किस डेट पर ज्वाइन करा और किस डेट पर ये फॉर्म सबमिट हो रहा है। फॉर्मेट फॉर, अब SC ST सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट दिया हुआ है, यहाँ से SC और ST वाला फॉर्म भरा जाएगा। अगर वो कैंडिडेट SC ST में है तो वो ये वाला फॉर्म भरेंगे, और नहीं तो वो OBC या दूसरे जैसे OBC वालों के लिए ये वाला फॉर्म रहेगा। अब कोई कैंडिडेट कह रहा है कि उसको रिलैक्सेशन चाहिए, अगर हाइट में, चेस्ट के अंदर, चेस्ट के साइज में, तो वो इस फॉर्म को भरेगा, जिससे कि उसको वहाँ से उस चीज़ में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट के लिए क्या बोला है कि इनकम सर्टिफिकेट जो कि EWS कैंडिडेट जो है सबमिट करता है, तो उसमें उसको सर्टिफिकेट नंबर कब से कब तक वैलिड है, और इस फॉर्मेट को पूरा भर के जो है जमा करना पड़ता है। कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला है कि 5 एकड़ जो है एग्रीकल्चर लैंड या उससे अबव रखा गया है, और यहाँ पे रेजिडेंशियल फ्लैट रखा गया है, और ये सारे कुछ पॉइंट है उसको ध्यान रखना है। यहाँ पर फोटो भी अपलोड होती है। ये आपके जो इनकम टैक्स वाला जो फॉर्म होता है उसके लिए रहता है। अब ये फॉर्म किसका है, ये वाला फॉर्म उसका है जो CAPF के अंदर, जैसे कि सब इंस्पेक्टर के लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है एग्जामिनेशन के लिए, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट फाउंड टू बी अनफिट। अब देखिए देखा गया कि मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान कि कैंडिडेट जो है वो अनफिट देखा गया। अब के मेडिकल लिया गया तो पता लगा भाई वो अनफिट है, वो फिट नहीं है। बाकी हर जगह क्वालिफाइड करता है कैंडिडेट, जिस भी पोस्ट के लिए उसने अप्लाई किया है, तो उसको ये फॉर्म भरना पड़ेगा अगर वो अनफिट है तो। और ये आपका OBC कैंडिडेट के लिए डिक्लेरेशन है। OBC NCL वालों के लिए शायद है, ये डिक्लेरेशन का फॉर्म है, इसको OBC NCL वाले कैंडिडेट्स भरेंगे। तो इस तरीके से बात हो गई है। SI के लिए 200 रुपये, और साथ में ASI पोस्ट के लिए 100 रुपये पे करने हैं इस फॉर्म के, जो कि आप ऑनलाइन माध्यम से CRPF के वेबसाइट से ही फॉर्म भरेंगे। 1 मई से लेके 21 मई के बीच में फॉर्म भरना है बिल्कुल, और कोई भी गलती नहीं करनी है इसमें, क्योंकि फॉर्म सबमिट के बाद कोई चेंज नहीं होता है। और फाइनली इसमें एक और चीज़ क्या बोली गई है, कि प्रिंट ज़रूर लेना है। प्रिंट फॉर्म भरने के बाद लिया जाता है कैंडिडेट के द्वारा, बाद में वो एक प्रूफ होता है फॉर्म सबमिट का, इसी वजह से उसको प्रिंट लेने को कहा जाता है। तो ये आपको करना होगा। और बाकी हमने सारा कुछ जाना है इस वीडियो के दौरान कि भाई कौन इस फॉर्म को भर सकता है, सारा कुछ A to Z सब कवर हुआ है। ऑल इंडिया कैंडिडेट, पूरे भारत में किसी भी राज्य से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है, और फॉर्म के लिए फीमेल कैंडिडेट को बिल्कुल एक भी रुपया नहीं पे करना होगा यहाँ पे। तो ये पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस किया है, और फॉर्म के लिए आपको रेडी रहना है 1 मई से, और फिर उसके बाद जो है पूरा प्रोसेस चलेगा। तो ये था पूरा अपडेट, और बस मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।